हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं आज ट्रांजिएंट एनालिसिस में नेक्स्ट टॉपिक की। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया आरएल के, आरसी के और आरएलसी के, ठीक है। यहां तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से आप लोगों ने सॉल्व किया। याद है, टोटल सोल्यूशन हम लोग फाइंड करते थे बाय यूजिंग सीएफ एंड पीआई का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और उसी के हिसाब से हम लोग पूरे नेटवर्क को जज करते थे, समझते थे कि भाई इस नेटवर्क के अंदर क्या क्या कंडीशंस आ रही है, ट्रांजिएंट कितना है, स्टेडी स्टेट पर कैसा वर्क कर रहा है, ये सारा कुछ। लेकिन अब टाइम है कि हम लोग नेटवर्क के क्वेश्चंस को लैपलास ट्रांसफॉर्म की मदद से सॉल्व करें। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको लैपलास का कुछ बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। मैं बहुत डिटेल में आपको लैपलास तक नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन इतना तो एटलीस्ट कराऊंगा जिससे कि आपके ट्रांजिएंट एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ आपको आज के इस वीडियो के अंदर यह भी बताऊंगा कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ही क्यों, ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर क्यों नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सर्किट्स को सॉल्व कर रहे हैं, क्या ऐसा बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। तो इस सब चीज के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की लिस्ट बनवाऊंगा आपके पास, ध्यान से नोट करिएगा, नोट्स एकदम प्रॉपर बनाइएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो भाई लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स पहले समझते हैं। आज की पहली क्लास है लैपलास के ऊपर। आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स और रहेंगे जिसमें मैं आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम वगैरह जो होता है, टी का मल्टीपल्स जो होते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है जिसको लैपलास ट्रांसफॉर्म के बारे में कोई आइडिया नहीं है सिवाय उसके नाम के, कि बस नाम सुना है सर, होता क्या है, क्या हो रहा है उसके अंदर, कुछ नहीं पता हमको, तो ऐसा बच्चा अगर ये वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए भी है ये वीडियो, और मोस्ट वेलकम हो आप इस वीडियो पर, क्योंकि भाई आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल पर, जितना आपको नेटवर्क के अंदर रिक्वायर्ड होगा एटलीस्ट। लैपलास ट्रांसफॉर्म ही क्यों सर? डिफरेंशियल से तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अच्छा खासा, हाँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म ही क्यों? कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है ये जो मैं अभी बता रहा हूं इसके अंदर, जो एजेई वाले बच्चों के लिए यूजफुल साबित होगा। कैसे यूजफुल होगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो इस डिफरेंशियल वाले वर्क को रिड्यूस कर देगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं आपको सीरीज पैरेलल कराने के बाद स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कराया। क्यों कराया? क्योंकि वो नेटवर्क को, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को रिड्यूस करके इनटू अ सिंप्लीफाइड स्टार और सिंप्लीफाइड डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता था। सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। यहां भी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज इसीलिए कर रहे हैं। क्यों? ताकि डिफरेंशियल इक्वेशंस को कन्वर्ट कर सकूं मैं किसमें, अलजेब्रिक इक्वेशंस में, जिससे सॉल्विंग पार्ट मेरा इजी हो जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क्स की एनालिसिस में लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने जितना भी एनालिसिस किया डिफरेंशियल के फॉर्म में, सारा एनालिसिस टाइम डोमेन फंक्शन के हिसाब से था। देखे होंगे आप, t टेंड्स टू इंफिनिटी, t टेंड्स टू 0 प्लस 0 माइनस, इसके लिए सॉल्व कर रहे थे हम लोग। लेकिन जब यही बात 3D मॉडलिंग की हो जाती है, अगर 3D एस्पेक्ट पे मुझे समझना होगा, 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट पे मुझे ये देखना होगा कि मेरा सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, या जो वेव क्रिएट हुई वो किस लेवल की वेव क्रिएट हुई। जैसे कि सीआरओ के अंदर, सीआरओ में भी हम लोग 2D फॉर्म में ही देखते हैं, बट अगर उसको मुझे 3D इमेजिंग करना हो, ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड बोलता हूँ, मैटलैब के अंदर या और भी अदर सॉफ्टवेयर्स के अंदर मुझे 3D फॉर्म में देखना होगा, तो मुझे लैपलास जो है वो एस डोमेन में सारी चीजों के बारे में बताएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक, तो मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म एकदम बेसिक से समझिएगा। लैपलास ट्रांसफॉर्म कर क्या रहा है, हमारे गिवन फंक्शन को, जो कि टाइम डोमेन का फंक्शन है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन के फॉर्म में। यानी एफ ऑफ टी का अगर मैं लैपलास निकालता हूं तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा, एफ ऑफ एस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हम लोगों को? तो बहुत सिंपल है, तो चीजें बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। लैपलास ट्रांसफॉर्म is used to solve differential equations the Laplace transform is used to solve differential equations and
द करस्पॉन्डिंग इनिशियल and final value, initial and final value problems, initial and final value problems। ठीक है, ये क्या करता है? it converts the time domain function, it converts the time domain function f of t into a frequency domain function, that is f of s और f dash s। इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो कई बार आपने किताब में देखा होगा डायरेक्टली या तो f ऑफ s के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन को, या फिर f डैश s। तो f डैश s भी लिखा है तो आप समझ जाएगा कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन हो गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन इसको एक्चुअल में बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इट इज बेसिकली टर्म्ड एज कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स लिखवा रहा हूं मैं, उसका रीजन बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं भाई? देखिए, जब मैं s की बात कर रहा हूं तो s क्या है मेरे पास? ये जो मैं f डैश s यहाँ पे लिख रहा हूं, s क्या चीज है यहाँ पे? ये s डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन है, एंड दिस इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जब मैं s प्लेन ड्रॉ करूंगा तो आप देखिएगा उसको सिग्मा प्लस जे ओमेगा के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। एसी सर्किट्स अगर आप पढ़ चुके हैं तो ज्यादा अच्छे से ये बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, देखिएगा, तो टाइम डोमेन फंक्शन है। मान लीजिए मैं यहां पर करता हूं लैप्लास ऑफ द फंक्शन ऑफ टी, इसका मैं लैप्लास करने जा रहा हूं। ठीक है, कोई भी मेरे पास फंक्शन है टी के फॉर्म में, यानी कि टाइम डोमेन के फॉर्म में। अब इसको मैं अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये मुझे क्या यील्ड करके देगा आउटपुट? ये मुझे प्रोवाइड करेगा एफ डैश ऑफ एस। ठीक है, एस क्या है यहां पे? हियर एस इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और ये पूरा क्या चीज है? दिस इज माई फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। ठीक है, तो s क्या चीज है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, और ये वो फंक्शन है जिसका कि मुझे लैप्लास फाइंड करना है। f ऑफ t क्या है? वो फंक्शन जिसका लैप्लास कर रहा हूं मैं। f डैश s क्या है? वो फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन जो सॉल्व करके आया, लैप्लास करने के बाद आया मेरे पास। ठीक है, अच्छा, इसी का सर अगर इनवर्स कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर इनवर्स लैप्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन करता हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे टाइम डोमेन फंक्शन मिलेगा। समझ जाएंगे इस बात को? ठीक है सर, समझ जाएंगे इस पॉइंट को। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं समझ आया सर, जरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में बता दो। चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए हम लोग लिखते हैं हियर एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। मैंने आपको जब एसी सर्किट्स में बताया था, सिंगल फेज एसी सर्किट जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर लेट दिस बी अ कांस्टेंट पार्ट एंड दिस बी द फ्लक्चुएटिंग पार्ट। जब जे ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में तो वो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग पार्ट को शो करता है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो होता है वो क्या शो करता है? लीडिंग एंड लैगिंग कंडीशंस को। ये बात पढ़े हुए हैं हम लोग एसी सर्किट्स में ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या कहलाएगा? दिस मस्ट बी अ रियल एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस होगा? दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस। ये होगा इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करूंगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? देखिए, इसका मतलब ये जो एस प्लेन का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहां पे होगा सिग्मा और इस पर होगा ओमेगा। ठीक है, एंड दिस इज माय एस प्लेन। ये एस प्लेन का कर्व या एस प्लेन का ग्राफ बोल लो। तो सिग्मा है किस पर? रियल एक्सिस पर। इमेजिनरी एक्सिस पे कौन है? ओमेगा। और जे मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट, न्यूमेरिक वैल्यू √-1, सेम वही जो आयोटा का सीन रहता है। ठीक है, तो फेज शिफ्ट को शो करेगा, इसलिए इमेजिनरी एक्सिस का पोर्शन हो गया यहाँ पे। ये एस प्लेन का कंसेप्ट, ये ओमेगा या इसी को आप जे ओमेगा के फॉर्म में लिख लो। कहाँ पढ़ते हो आप इस चीज को?
कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हो आप, कंट्रोल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये एस प्लेन का एनालिसिस करना, एस प्लेन पर एनालिसिस करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को समझते हैं, ठीक ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया, एस इज आवर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब ये लैपलास ट्रांसफॉर्म करके फायदा क्या हुआ सर, क्या बेनिफिट हुआ आपको ये लैपलास ट्रांसफॉर्म करके? ठीक है, समझ आ गया कि ट्रांसफॉर्म कर लिया हम लोगों ने टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में, दैट इज गुड। व्हाट इज द बेनिफिट सर? बेनिफिट क्या हुआ सर? अभी नहीं समझ में आया क्या बेनिफिट हुआ। देखो आरएल, आरसी, आरएलसी जितने भी नेटवर्क है सब में मैंने आपको केवीएल केसीएल लगवाया, ठीक। आप नोटिस किए होंगे उसके सॉल्यूशंस को, जितने भी क्वेश्चन बनवाया सब में कहीं ना कहीं किसी में केवीएल लग रहा है, किसी में केसीएल लग रहा है, ठीक है। केवीएल केसीएल लगाने के बाद मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कराया आप लोगों से, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लिए सर, है ना, याद होगा आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एल डी आई बाई डी टी के फॉर्म में प्लस कुछ कॉन्स्टेंट्स इक्वल्स टू 0। हाँ, फिर उसको आप लीनियर डिफरेंशियल के जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखे कि डी रेज टू द पावर 2 प्लस 3d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर वहां से हम लोगों ने रूट्स फाइंड किया, हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये CF है या PI भी आएगा यहाँ पे, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही खाली आएगा या PI भी आएगा। तो उस हिसाब से बोला कि नहीं, इक्वल टू के उस तरफ सर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, 0 है खाली, इसका मतलब क्या आएगा, खाली CF आएगा सर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन खाली दिखेगा, PI इज 0। क्यों ऐसा? क्योंकि हमको जब टोटल सोल्यूशन निकालना था तो वहां पे CF प्लस PI टोटल करके फाइंड करना पड़ रहा था, एक लंबा प्रोसेस था। CF निकालने के दौरान भी एक्सप्रेशन बनता था मेरा I नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब इस एक्सप्रेशन को बनाने के समय दिक्कत ये होती थी कि मुझे पहले I नॉट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी, मतलब इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी, है ना। हम लोग लिखते थे ना K इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, तो वो K तो फाइंड करना पड़ता था ना सर, इनिशियल वैल्यू। तो एक क्वेश्चन मेरा इतना लंबा इंक्रीज हो जाता था जस्ट एक रीजन की वजह से कि मुझे इनिशियल फाइनल सब कुछ एक साथ फाइंड करके बताना पड़ता था, एक एक करके। मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, लैपलास जो है इसी यूज को कम कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अब देखो डिफरेंशियल में जब तक सेकेंड ऑर्डर तक सॉल्व किया मैंने, वहां तक तो बात फिर भी ठीक थी, एक बार को फिर भी बन जा रहा है, उसके ऊपर का ऑर्डर होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो फिर चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। यानी जब मैं इनपुट सिग्नल को नॉन स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल जब देना शुरू करूंगा, नॉन स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल जब मैं अपनी सर्किट को प्रोवाइड करूंगा, तो उसका टाइम डोमेन में अगर मैं एनालिसिस करूं या डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में एनालिसिस करूं, तो दैट एनालिसिस इज गोइंग टू बी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। अब ये सिग्नल इनपुट दे दिया मैंने, दिस सिग्नल इज इनपुट, ये मेरा इनपुट सिग्नल हो गया। ये इनपुट सिग्नल हो गया। अब इसके लिए मैं अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने जाऊंगा ना, तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और टाइम टेकिंग इतनी हो जाएगी। हर बार मुझे इनिशियल वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, हर बार मुझे उस राइज के हिसाब से डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। कभी रैंप का फाइंड कर रहा हूं मैं, तो कभी सपोज कर लो कि मैं यूनिट स्टेप का फाइंड कर रहा हूं या स्टेप का फाइंड कर रहा हूं। तो ऐसे करते करते डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और सॉल्विंग मेथड भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ना करके अलजेब्रिक फॉर्म में करूंगा, तो चीजें इजी हो जाएंगी यार मेरे पास। डायरेक्टली प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड यही करना है ना मुझे। अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करना मच इजियर है एज कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। लैपलास भी यही कर रहा है, लैपलास भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बेनिफिट्स दिखा देता हूं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। ये देखिए, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस में लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करने के ये सभी बेनिफिट्स हैं। मैं हट जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको मैं फटाफट से समझा देता हूं सारे के सारे पॉइंट्स। सबसे पहला कि टाइम डोमेन फंक्शन को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करता है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ये वाला पॉइंट, ठीक है। टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट किया, वेरी गुड। इनिशियल कंडीशंस आर टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। लैपलास ट्रांसफॉर्म जब हम कर रहे हैं, हमको इनिशियल कंडीशंस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसके अंदर टेकन केयर ऑफ रहता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, डायरेक्टली एक साथ सॉल्व करके बताएगा आपको ये, ठीक है सर। इट कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल। अभी मैंने आपको बोर्ड पे 2 इनपुट सिग्नल ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। सिर्फ उतने पे कन्फाइंड नहीं है, और भी कॉम्प्लिकेटेड इनपुट सिग्नल्स होंगे। तो चूंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था जो हमारे लिए लिमिटिंग फैक्टर था, वो था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। इस सेकेंड ऑर्डर के बाद
जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होगा मेरे लिए उसको सॉल्व करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं बहुत वाइड रेंज के सिग्नल्स को सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मेरे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की बाउंडेशन है ही नहीं। अब तो मैं अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर दूंगा बाय यूजिंग द लैप्लास, तो वो बाउंडेशन हट जाएगी, तो वो ये भी चीज इजी हो गया। इन जस्ट अ सिंगल ऑपरेशन द टोटल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट कैन बी फाउंड। CF अलग से फिर PI अलग से मैं फाइंड करूं, नीड ही नहीं है मुझे ये सब करने की यार, मैं डायरेक्टली लैप्लास करके बता सकता हूं आंसर। ठीक है, लेस कॉम्प्लिकेटेड फॉर सॉल्विंग द सर्किट्स विथ नॉन स्टैंडर्ड एक्साइटेशन। नॉन स्टैंडर्ड एक्साइटेशन, नॉन स्टैंडर्ड एक्साइटेशन, ये सब नॉन स्टैंडर्ड एक्साइटेशन है। इनके लिए अगर मुझे सर्किट सॉल्व करना है कोई भी नॉन स्टैंडर्ड एक्साइटेशन के लिए, तो भी बहुत सिंपल है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, तो मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके नेटवर्क सॉल्विंग को और आसान बना रहे हैं हम लोग, टफ नहीं बना रहे। हो सकता है आपको लैप्लास अभी ना आता हो तो आपको देख के लगता होगा कि यार अच्छा खासा तो डिफरेंशियल से बना रहे थे टीचर, क्यों अचानक से लैप्लास कराने लग जाते हैं क्लास में, क्यों और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, माइंड से ये बात हटा दीजिएगा। मैं भी जब पहली बार टीचर को बोर्ड में लैप्लास से सॉल्व करते देखा तो मेरे दिमाग में ये है, क्योंकि डिफरेंशियल तक मुझको समझ में आया, उसके आगे नहीं समझ में आया, क्योंकि लैप्लास की क्लास मैंने अटेंड ही नहीं किया था, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। अब अचानक से टीचर अच्छा खासा डिफरेंशियल चल रहा था, उसके बाद लैप्लास से सॉल्व करने लग गए, तो डिफरेंशियल तक समझ में आ रहा था क्योंकि स्कूल में हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़े होते हैं वहां तक, 12th तक, तो डिफरेंशियल वाला पार्ट इजी लग रहा था। हाँ भाई ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, बन जाएगा। जैसे ही लैप्लास आया कुछ नया हो गया, अब लगा कि ये तो सर और कॉम्प्लिकेटेड क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा डिटेल में बुक उठा के पढ़ने बैठा, मैं खुद से चीजों को देखना शुरू किया, तो समझ आना शुरू हुआ कि नहीं, ये बल्कि और इजी बना रहे हैं क्वेश्चन को, तो जितना लेंथी वे से सॉल्व करते थे उसको अब छोटा बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। और ठीक है, तो ये माइंड से मिसकंसेप्शन हटा दीजिएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में चीजों को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है, तभी तो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं यार। चलो ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं करता हूं तो उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट प्रोवाइड्स, एक आध पॉइंट मैं खुद से ऐड कर देता हूं। इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट सोल्यूशन, it provides a direct solution of नॉन होमोजीनियस। ये सब पॉइंट्स जो है ना वो याद रखिएगा, खास तौर पे AEJ वाले स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के। तो इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, इनिशियल कंडीशन का केयर कर लेता है। ठीक है, तो हमको पहले जनरल सोल्यूशन निकालना, फिर PI फाइंड करना, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस सब की कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये भी एक पॉइंट है जिससे वन लाइनर क्वेश्चन AEJ पेपर में बन चुका है, आ चुका है इस पॉइंट से क्वेश्चन पर्टिकुलरली। ठीक है, जो मैंने देखा है खुद से, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आया होगा, बट अभी तक मेरे नजर के सामने से नहीं गया है। जब ऐसा होगा तो मैं इसका भी बताऊंगा आपको, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे कन्वर्ट करेगा, चलो देखते हैं। तो मतलब जब मैं लिखता हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, कोई फंक्शन है मेरे पास टाइम डोमेन का f ऑफ t, अगर मैं इसका लैप्लास करता हूं तो स्टैंडर्ड तरीका क्या है, कैसे करूंगा इसका। सर डिफाइनिंग फॉर्म बताओ, इसको बोलते हैं हम लोग डिफाइनिंग फॉर्म। ठीक है, इसका डिफाइन करने का फॉर्म क्या है, इट इज गिवन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस st, e रेज टू द पावर माइनस st इंटू f ऑफ t dt, that gives me f dash s which is the frequency domain। ये क्या कहलाता है, ये इसका डिफाइनिंग फॉर्म कहलाता है, किसका, लैप्लास का। तो जब मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो यही डिफाइनिंग फॉर्म में यूज करूंगा, डिफाइनिंग फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल चेंजेस को शो करेगा। ये वही फंक्शन जिसका कि मैं लैप्लास निकालने जा रहा हूं, f ऑफ t, ये देखो
ये वही सेम फंक्शन है उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, एंड दिस एंटायरली विल गिव मी द फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइन करें। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं एफ ऑफ टी आपको डिफाइन कर रहा हूं, ये यहां पर ना टी की वैल्यू लेस देन 0 जो है उसके लिए नहीं वैलिड है, ये समझना। लिखिएगा हियर फॉर एफ ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इज वैलिड, बट एफ ऑफ टी ग्रेटर देन 0 के लिए इट इज वैलिड है। मतलब इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। फॉर टी ग्रेटर देन 0 कर लीजिए। यहां पर जो मैं एफ ऑफ टी लिख रहा हूं वहां पे टी को 0 से ऊपर की वैल्यू मान रहा हूं मैं, उसके लिए वैलिड होगा। ठीक है, इट इज वैलिड। जबकि वेयर एज 40 या तो लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, इन बोथ द केसेस वी गेट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0। हमारा पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? डिसकंटिन्यूइंग सीरीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिसकंटिन्यूइंग फंक्शन। दैट मीन्स डिसकंटिन्यूइंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये जो मैं डिफाइनिंग फॉर्म आपको बताया, ये किसके लिए वैलिड होगा? ओनली फॉर दिस कंडीशन इट इज वैलिड। मतलब t ग्रेटर देन 0 के कंडीशन के लिए ही ये डिफाइनिंग फॉर्म यूज कर सकता हूं मैं। कौन सा डिफाइनिंग फॉर्म? ये जो मैंने पिछले पेज में आपको बताया कि इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने उस फंक्शन के लिए। टाइम डोमेन का फंक्शन था, हम लोगों ने क्या किया? इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ st मल्टीप्लाइड विद दैट फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रल, और ये मुझे देगा फ्रीक्वेंसी डोमेन का आउटपुट। तो ये तब वैलिड होगा जब t ग्रेटर देन 0 है। t स्मॉलर देन 0 या इक्वल टू 0, दोनों ही केसेस के लिए ये डिसकंटिन्यूइंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इन दोनों कंडीशन के लिए वैसे भी एफ ऑफ टी मेरा 0 ही मिल जाएगा मुझको, तो एफ ऑफ टी मुझे 0 ही मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अब आगे चलते हैं। तो डायरेक्ट सोल्यूशन हमको मिल जाएगा ये चीज। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होता है सर? देखिए, अगर कोई आपको बोले कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर करना है, तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? इसको हम लोग एल इनवर्स से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इनवर्स कर दीजिए, जस्ट उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगा मैं किसका? फ्रीक्वेंसी डोमेन क्वांटिटी का, यानी कि एफ ऑफ एस का, तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में? एफ ऑफ टी। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डोमेन क्वांटिटी विल गिव मी टाइम डोमेन फंक्शन का आउटपुट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में चेंज करेगा, मतलब कि एस डोमेन से टी डोमेन में या टाइम डोमेन में। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डोमेन टू टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेगा, जस्ट उल्टा। इनवर्स नाम से ही हमको समझ में आ गया। तो यहां तक का पॉइंट आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो इस वाले पॉइंट को अभी मैं इतना ही डिस्कस करता हूं। आज के लिए तो इतना ही रिक्वायर्ड है इस पॉइंट को डिस्कस करना, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसका पूरा एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे होता है, जब इसका सही टाइम आएगा, तो शायद 2 या 3 लेक्चर के बाद। अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले जो है वो बताने जा रहा हूं, जो बड़े काम के, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कुछ बेसिक फंक्शंस जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो कैसे होते हैं और क्या क्या होते हैं। बेसिक फंक्शंस इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, बेसिक फंक्शंस इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, मैं आपको लैप्लास में ना उतनी ही चीजें बताऊंगा जितने से आपका नेटवर्क सॉल्व हो सके, जितना आपको नेटवर्क सॉल्विंग में रिक्वायर्ड होगा। आप बहुत डेप्थ में अगर लैप्लास पढ़ना चाह रहे होंगे तो आप मैथ्स के लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, या फिर
अलग से सेपरेटली लैप्लास के लिए पूरा डिटेल्ड सीरीज एक अलग हो जाएगी, बट उसको आने में काफी समय है, क्योंकि अभी 4 से 5 सब्जेक्ट अभी लाइंड अप है आपके, एक के पीछे एक। अभी नेटवर्क खत्म होगा, फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के चलते चलते अभी और 1-2 चीजें आप लोग के लिए शुरू होगी, फिर मशीन आने वाला है, इंडक्शन से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सिंगल फेज 3 फेज पहले आएगा, बाद में उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मशीन आएगा। तो ऐसा करके ना चीजें सब लाइंड अप है एक के पीछे एक, उसके बाद इसके लिए जगह बनेगी। तो खैर फिलहाल इतना काफी रहेगा, इतने को आप नोट करते जाइए, पूरा प्रॉपर वे में आपका लैप्लास का अच्छा खासा नोट्स बनवा दूंगा मैं, ठीक है। सो बेसिक फंक्शन इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ बेसिक फंक्शन। चलो अब यहां से कुछ फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं कर रहा हूं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर एन, ठीक है, टी रेज टू द पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्या रिजल्ट देगा ये? इट विल गिव मी द आउटपुट ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू द पावर एन प्लस 1। याद रखने का तरीका क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कुछ बताइए सर। इसका एग्जाम्पल यह है कि अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर 0 करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? देखो एन फैक्टोरियल, एन क्या है? ये टी की पावर, ठीक है। तो टी रेज टू द पावर 0 किया मैंने, तो ये बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ठीक है। तो यहां पे क्या बचेगा? इस जगह पे n की जगह पे 1 बचेगा। s रेज टू द पावर 0 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। दैट मीन्स यहां मेरे पास बचेगा ओनली 1 अपॉन s, ठीक है। तो अगर मैं t रेज टू द पावर 0 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं तो मेरे पास कितना बचा? 1 अपॉन s। अच्छा, और सर अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू द पावर 1 की है तब क्या बचेगा? थोड़ा जल्दी से अब कर दें इस चीज को। ये बचेगा, देखो n फैक्टोरियल है, तो अगेन इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय s रेज टू द पावर n प्लस 1, दैट इज स्क्वायर। तो अब जल्दी से करना है ये चीज, तो कैसे करोगे आप? पावर देख लीजिए कितने का पावर है, नीचे तो उसमें प्लस 1 हो जाएगा और ऊपर जो पावर रहेगा वही दिखेगा आपको, सेम टू सेम। मतलब अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर करना है तो कैसा बचेगा ये? इट विल बिकम 2 डिवाइडेड बाई s रेज टू द पावर 3। क्या ऐसा बचेगा क्या? देखो n का ना फैक्टोरियल है यहाँ पे, तो t तक बात जो है वो इसी तरीके से दिखेगी, ठीक है। और सर मान लो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी क्यूब की है, तब क्या दिखेगा? ये दिखेगा 3 डिवाइडेड बाई s रेज टू द पावर 4, n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में करते जाइए। तो ऐसा सिर्फ 3 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। देखो 0 और 1 तक तो ठीक था, यहां से फैक्टोरियल का साइन बना दीजिएगा, क्योंकि फैक्टोरियल करोगे ना 2 इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा पूरा, वो पार्ट नहीं मिस होना चाहिए, तो उसको मत मिस करिएगा। बाकी नीचे पावर में क्या होगा? जितने का भी यहाँ पावर होगा उसमें +1 करके s के पावर के फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है वो n+1 के फॉर्मूले पे आ जाएगा, ठीक है। बना लोगे आप ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो। चलो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू द पावर n इज गिवन एज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू द पावर n+1, ठीक है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मान लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर मैं करता हूं e रेज टू द पावर -(at), इसका लैप्लास करना है, क्या रिजल्ट आएगा? देख लीजिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू द पावर -(at), क्या रिजल्ट आएगा? इट विल गिव मी 1 अपॉन s प्लस a। क्या रिजल्ट आया? 1 अपॉन s प्लस a। याद रखने के लिए बताता हूं, अगर e रेज टू द पावर -(at) है तो थोड़ा सोच के बताइएगा, एक्सपोनेंशियली डीके होता हुआ फंक्शन है कि एक्सपोनेंशियली राइज होता हुआ फंक्शन है? सोचिएगा जल्दी से, क्या फंक्शन है ये? e रेज टू द पावर -(at). देखो ये जो है इट इज अ एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन, e का पावर माइनस में है ना यार, तो डीके हो रहा है, देखो ऐसे डीके हो रहा है इस तरीके से, और राइजिंग फंक्शन होता तो ऐसे होता, ठीक है, +80 होता वहां पे। समझ गए ना डिफरेंस? ये सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं। एक बार कंसेप्ट की चीज आप सीख गए तो वो कभी नहीं बदलती है, वो हर जगह सेम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं अगली बार आपको बोलूंगा लैप्लास करो e रेज टू द पावर ऑफ +80 का, तो ये एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है और इसका जो रिजल्ट आएगा दिस शुड बी 1 अपॉन s माइनस a। साइन यहां पे बस चेंज हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन s माइनस a। तो साइड में अपने याद रखने के लिए आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि दिस इज एक्सपोनेंशियली
डिकेइंग फंक्शन। तो अगली बार जब मैं आपको कोई चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की कंडीशन पढ़ा रहा हूँ और जब मैं ऐसे ई की पावर में माइनस में लिख के नीचे लिख दूंगा कि भाई यहाँ पे डिस्चार्जिंग हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। ये इसके पीछे का रीजन है। और ये क्या है? दिस इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन। ठीक है, बस आपके याद रखने के लिए बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो एक्सपोनेंशियल राइज एंड डीके तो हम लोगों ने लिख लिया, और क्या बचा भाई? एक्सपोनेंशियल राइज एंड डीके। चलो अब एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का लैप्लास कैसे करेंगे, उसी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है हमको। तो लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। अरे एस आई लिख दिया ना मैंने, साइन 80। साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा भाई लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80? इट शुड बी a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, साइन ऑफ 80, तो जो भी a होगा मेरे पास कांस्टेंट, वो डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये कब? जब मैं साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, जब मैं cos 80 का फाइंड करूंगा, बस एक चीज बदलेगी यहां पे। पॉइंट नंबर 5, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 80। यहां पे क्या हो जाएगा? इट विल गिव मी द आउटपुट ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यानी पिछली बार जो हमारा कांस्टेंट था वो डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। इस बार क्या है? हमारा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है दैट डिवाइडेड बाय एंटायर पोर्शन। कब? जब कॉस का सीन आएगा। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। मान लीजिए सर अगर इसी के अंदर हाइपरबोलिक फंक्शन पूछता है तो कैसे करोगे आप? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी रख लेते हैं। कभी कभी ऐसे ओमेगा टी के फॉर्म में भी पूछता है, इसको एटी भी लिख सकते हो आप, लेकिन मान लो ओमेगा टी के फॉर्म में पूछ लिया, तब क्या होगा सर? यहाँ पे कॉस वाला फंक्शन जैसा था ना वैसा लिख दीजिएगा। मतलब ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के फॉर्म में है ना, तो ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज व्हाट द हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ साइन। नेक्स्ट पॉइंट, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। उल्टा कर दीजिए, बस सब कुछ सेम है, जैसा साइन में लिखे ना बस उसी का उल्टा कर दीजिए। तो जब हम नॉर्मल फंक्शन निकाल रहे थे साइन और कॉस का, तो साइन के केस में ए अपॉन आया, कांस्टेंट अपॉन एन। कॉस के केस में जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था उससे डिवाइड हुआ। ठीक है, मतलब उसको डिवाइड किया हम लोग इससे। हाइपरबोलिक के केस में उल्टा हो जाता है। हाइपरबोलिक के केस में जब साइन का फंक्शन आता है तो ओमेगा अपॉन या एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। लेकिन जब कॉस का हाइपरबोलिक टी आएगा तो यहाँ पे ऊपर ओमेगा की जगह पे एस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर ऊपर ओमेगा की जगह पे एस का एक्सप्रेशन आएगा। तो क्या लिखेंगे? कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी का एक्सप्रेशन जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी सेम लाइक दिस, बस डिवाइड में यहाँ पे ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट तक पहुंच गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आफ्टर दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू ऑफ टी मान लो करना है। अब यहां से ना कुछ सिग्नल्स स्पेसिफिक हो गया है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूं एग्जाम का क्वेश्चन है, अगेन जेई पेपर का क्वेश्चन है, खास तौर पे जेई पेपर का क्वेश्चन है। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सेम ऐसे ही लिख के दे दिया था, ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसका आंसर बताओ। 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू। ठीक है, क्या चीज है ये? व्हाट इज दिस? यू ऑफ टी। यू ऑफ टी क्या होता है? स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्टेप रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है तो क्या कहलाएगा? यूनिट स्टेप फंक्शन। इफ आई कैन से इफ दिस u of t yields the value 1 then it is यूनिट स्टेप। कौन सा फंक्शन? यूनिट स्टेप फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? इट विल बी गिवन एज 1/s। इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? 1/s। u ऑफ टी स्टेप फंक्शन, मैग्नीट्यूड 1 आया तो यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, सो u ऑफ टी मेरा 0 हो जाता है फॉर, और देखो
u ऑफ टी का एक्सप्रेशन में 0 पुट करता हूं, मतलब 0 शो करता हूं अगर t मेरा लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, और 1 रहेगा फॉर t ग्रेटर देन 0। ये u ऑफ टी का एक्सप्रेशन आता है मेरे पास, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में समझ गए, 1/s इसका एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मतलब ये अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करता हूं, यहाँ पे t है, यहाँ पे मेरा फंक्शन है इन टाइम डोमेन, तो मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, u ऑफ टी। अब आपको याद आएगा पिछली क्लास में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन कराया था जहां पे ऐसे ही एक करंट सोर्स के लिए लिखा हुआ था 10 ऑफ ut। तो मैंने आपको बोला था कि इसका चिंता मत करिएगा, जस्ट मैं 1 क्वेश्चन 3 कंसेप्ट वाला जो अभी सीरीज जो चलाया था बीच में 2-3 क्वेश्चन उसके अंदर हम लोग बनाए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए थे। तो उसके अंदर मैंने आप लोग को ये चीज बताया था, एक सवाल कराया था जहां पे लिखा हुआ था 10 ऑफ ut। तो ut के बाद मैंने आपको यही बोला था कि भाई इसके लिए परेशान मत होइएगा, ये डीसी सप्लाई ही है, 10 एम्पियर्स, 10 एम्पियर डीसी सप्लाई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि वो उसी यूनिट स्टेप फंक्शन की बात कर रहा था। यहाँ पे जो u ऑफ टी बोला हुआ था ये उसी की कंडीशन को लेकर के मैंने आपको ऐसा बोला था। तो अब ये चीज समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यूनिट स्टेप फंक्शन दैट विल गिव यू 1/s, ठीक। और सर एक और बताओ कुछ अच्छा सा, चलो इम्पल्स का बताता हूं आपको। कितना हो गया? 8 पॉइंट हो गए ना, 1 पॉइंट और। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल टी कौन सा फंक्शन है सर? इम्पल्स, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा? इम्पल्स फंक्शन है डेल ऑफ टी, इसका अगर मुझे आउटपुट बताना है, इसका लैप्लास निकालना है, तो इसका आंसर होता है 1, ठीक। मतलब कैसा होगा ये? डेल ऑफ टी के केस में देखूं, इस पॉइंट पे मुझे वैल्यू दिखेगी एंड दैट इज वाई इसका लैप्लास करने पे वैल्यू मुझे 1 ही मिलेगी, ठीक है भाई। तो ये वो पॉइंट है जहां पे t इक्वल टू 0 है। इम्पल्स फंक्शन का केस कैसा? इसी को हम लोग थ्योरेटिकली एब्रप्ट चेंज बोलते हैं, कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंडक्टर या कैपेसिटर जो होता है एब्रप्ट चेंज अपने अक्रॉस होने वाली सप्लाई, जैसे इंडक्टर के केस में करंट का एब्रप्ट चेंज को वो अपोज करता है, वोल्टेज का एब्रप्ट चेंज को अपोज करता है कैपेसिटर। तो एब्रप्ट चेंज यही होता है कि एट t इक्वल्स टू 0 यहाँ पे एक सडन स्पाइक, सडन चेंज जो है वो हमको मिलता है, दैट इज योर इम्पल्स फंक्शन। तो इम्पल्स फंक्शन का लैप्लास निकालोगे, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। नंबर 8 और नंबर 9 वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जेई खास तौर पे जेई एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जेई एग्जाम में पूछा है इससे क्वेश्चन, इससे भी और इससे भी, दोनों से, ठीक है। अब इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस जो उसको भी समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। मान लो अब इन्हीं सिग्नल्स के फॉर्म में पूछता है, ये भी अगेन किन बच्चों के लिए? खास तौर पे एजेई वाले बच्चों के लिए। इससे आपको अगेन क्वेश्चन मिलेगा, बहुत काम की चीज मिलेगी। फटाफट से रूल वाइज लिख लीजिएगा। अगर सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई यूनिट स्टेप सिग्नल है, मैं उसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है, या इंपल्स सिग्नल अगर मैं करता हूं तो क्या मिलेगा? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स सिग्नल, इंटीग्रेशन ऑफ इंपल्स सिग्नल, आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा बताइए? इंपल्स का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो यूनिट स्टेप फंक्शन मुझे आउटपुट में मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। और इंपल्स का ग्राफ कैसा होगा सर? अभी मैंने आपको बना के बताया था ग्राफ, ये देखिए। ग्राफिकली अगर मुझे इंपल्स को शो करना होगा, इट शुड बी लाइक दिस। ऐसा कुछ शो करूंगा मैं इंपल्स को। दिस इज माई टी एंड दिस इज ऑफ डेल ऑफ टी, ठीक है। सो वो हो गया मेरे किसके? इंपल्स फंक्शन का ग्राफ, ठीक है भाई। एफ ऑफ टी के फॉर्म में शो कर दीजिए, फंक्शन ऑफ टी, ठीक। और बताइए, मान लीजिए इंपल्स का इंटीग्रेशन किया तो यूनिट स्टेप आया,
यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन किया तो मान लीजिए यूनिट स्टेप सिग्नल है, इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा? रैम्प फंक्शन आउटपुट देगा आपको। ये क्या आउटपुट देगा? रैम्प सिग्नल का आउटपुट मिला मुझे। ठीक है, ग्राफ से जरा बताइए सर, यूनिट स्टेप सिग्नल कैसा दिख रहा होगा ग्राफिकली? यूनिट स्टेप सिग्नल मुझे ऐसा दिखाई देगा। यूनिट स्टेप सिग्नल है तो मैग्नीट्यूड जो होगा लैप्लास ऑफ यू ऑफ टी का, दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर ये t है और ये फंक्शन ऑफ t है तो u ऑफ t के फॉर्म में मुझे ये दिखाई देगा। दिस इज व्हाट, दिस इज माय यूनिट स्टेप फंक्शन या सिग्नल। ये क्या था? ये इम्पल्स था। अच्छा सर, ठीक है, ये तो समझ आ गया। यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन रैम्प देता है, इम्पल्स का इंटीग्रेशन यूनिट स्टेप प्रोवाइड करता है। रैम्प का इंटीग्रेशन क्या प्रोवाइड करता होगा? रैम्प का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या प्रोवाइड करता होगा? इंटीग्रेशन ऑफ रैम्प सिग्नल। इंटीग्रेशन ऑफ रैम्प सिग्नल विल ऑलवेज प्रोवाइड यू व्हाट? पैराबोलिक सिग्नल। यार रैम्प का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? पैराबोलिक फंक्शन मिलेगा। पैराबोलिक सिग्नल। अच्छा, रैम्प का सर ग्राफ बताइए। चलो देखो, रैम्प का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये हो गया मेरा रैम्प फंक्शन, जिसको मैं लीनियरिटी में भी यूज करता हूं, जिसको मैं ओम्स का भी अगर एक्सप्रेशन बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं तो ऐसे ही शो करता हूं ना। ठीक है, रैम्प के लिए आर ऑफ टी के फॉर्म में यूज करूंगा मैं। हालांकि ये फंक्शन है तो एफ ऑफ टी लिख देता हूं इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं आर ऑफ टी। दिस इज व्हाट, दिस इज माय रैम्प सिग्नल। ये सबका आइडिया होना चाहिए, बहुत बढ़िया वे में आपको पता होना चाहिए कौन सा सिग्नल ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करता है, किसके इंटीग्रेशन से कौन सा आउटपुट निकल के आता है। जेई के पेपर में पूछा हुआ है यार इससे सवाल। जब मैं आपको अभी एमसीक्यू क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा ना तो ये सब के ऊपर का क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये आपके पास नोटेड होना चाहिए बहुत अच्छे वे में। ठीक है, डन। तो रैम्प का अगर मैं आउटपुट देखूं तो पैराबोलिक। अब पैराबोलिक का भी बता ही दो सर ग्राफ बना के, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये उसका डिफरेंशिएशन जरूर करेंगे। This is my parabolic function. Let's say this is f of t. This is the parabolic signal. आप लोग के माइंड में रहता होगा कि सर ये सब किस कंडीशन में बनता है, मैग्नीट्यूड टी स्क्वायर में क्या बनता है, 1/t के केस में क्या बनता है। इस तरीके से ये एक्सप्रेशंस बनते हैं। देखिए कैसे कैसे हम लोग इसको शो करते हैं। अगर इम्पल्स है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, इम्पल्स तो हम लोग डेल टी से शो कर रहे हैं। यूनिट स्टेप को हम लोग शो करते हैं u ऑफ t से। रैम्प है तो इसको हम लोग शो कर रहे हैं r ऑफ t से। पैराबोलिक है, पैराबोलिक को कैसे शो करते हैं? t के स्क्वायर के फॉर्म में शो करेंगे। f ऑफ t अगर मैं शो कर रहा हूं तो r ऑफ t इज इक्वल टू t यहां पे रहता है, और पैराबोलिक है तो फंक्शन ऑफ t इज गिवन एज t का स्क्वायर। तो ये जस्ट आपके याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस कंडीशन पे पैराबोलिक का एक्सप्रेशन कैसा बनता है मेरे पास। ठीक है, तो दिस इज माय पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, अब ये तो हो गई बात सर इंटीग्रेशन की। डिफरेंशिएशन का क्या सीन है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। जिस ऑर्डर में मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया है उसी के विपरीत ऑर्डर में डिफरेंशिएशन होगा। मतलब पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन करोगे तो रैम्प जनरेट करेगा, वो रैम्प सिग्नल। रैम्प का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यूनिट स्टेप मिलेगा। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन करोगे तो इंपल्स मिलेगा। एक को ध्यान में रखिएगा, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। तो मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएशन कोई पूछ ले तो बताना तो आसान हो गया। डिफरेंशिएशन अगर मैं देखता हूं तो d/dx ऑफ parabolic signal will provide me the output as ramp signal या रैम्प फंक्शन। पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, सेकंड जस्ट उसी का रिवर्स होते जा रहा है। अब d/dx ऑफ, मान लो अगर मैं रैम्प का करता हूं डिफरेंशिएशन, क्या आउटपुट देगा मुझे? ये आउटपुट देगा मुझको
यूनिट इम्पल्स का आउटपुट देगा क्या, या कुछ और देगा? रैम्प का आउटपुट यूनिट स्टेप होगा सर। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आया था, यूनिट स्टेप आया था ना, यूनिट स्टेप का, तो मुझे आउटपुट मिलेगा इम्पल्स। आसान है ना इसको याद रखना, बस इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को, ठीक है? तो हमको एकदम टेंशन नहीं लेना है यार, यही सब बेसिक चीजें अगर नहीं पता रहती है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है जो छूट जाता है पेपर में, अपने से नहीं छूटेगा अभी, अगर आपको ये पूरा पॉइंट ध्यान में है तो, ठीक है? चलिए, तो यहां तक अगर समझ गए तो कुछ क्वेश्चंस बनवाता हूं मैं आपको, इतने ही पोर्शन से, इतनी ही चीजों से, ठीक है? एक्सपोनेंशियली राइजिंग, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग मैंने आपको बता दिया, साइन कॉस का भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो, जब हम लोग लिखते हैं e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ at, तो ये बन जाता है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ at, ठीक है? तो डिकेइंग हो गया, मतलब कैसा होगा, देखो इस तरीके से आपको डीके होता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से डीके होगा। तो एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी ऐसा डीके होगा। ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर ए को 0 रख दिए तो, सो इफ वी पुट a is equals to 0, then it starts from 1 से शुरू होगा फिर ये उस कंडीशन पे, तो क्या कहलाया ये, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, ठीक? अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको देता है कि भाई e रेज़ टू द पावर ऑफ प्लस at, क्या चीज है ये, दिस इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन कैसा दिखेगा सर ये, एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस, या फिर ऐसा, क्या ज्यादा सही है इसके अंदर बताओ, एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन, दिस वन इज राइट। अच्छा सर यहां से क्यों बनाए, 0 से क्यों नहीं बनाए आप, e रेज़ टू द पावर 0 पुट कर दो इसके अंदर भी, यहाँ a रेज़ टू द पावर 0, मतलब a की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, सीधे पता चल जाएगा, ठीक है? सो इफ a इज इक्वल टू 0 देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 नॉट 0, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, चलो ठीक है, मैं एक और चीज बताता हूं आपको। साइन का फंक्शन बनाते हो आप, साइन का ओमेगा टी, ये तो एसी में मैंने कई बार बनवाया हुआ है आपसे, ये कैसे बनेगा बताओ, साइन ऑफ ओमेगा टी का फंक्शन अगर मैं ग्राफिकली शो करने जा रहा हूं तो, सर इसको ग्राफ में शो करते हो तो ये 0 से शुरू होता है, 1 तक जाता है, फिर वहां से वापस 0, और ये इस तरीके से चलता रहता है। मतलब डिफाइन करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड रीचिंग 1। कॉस के फंक्शन में बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं, मतलब अगर यही सेम चीज, कौन सा नंबर है, 4th नंबर है ना, अगर इसी की जगह पे कॉस ऑफ ओमेगा टी आपसे पूछता तो कैसा बनता पता है, स्टार्टिंग कहां से होता, स्टार्टिंग 1 से होता एंड रीचिंग 0 होता, बस इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रीचिंग 0, देन उसके बाद फिर सेम कंडीशन पे ग्राफ मूव कर रही है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड रीचिंग 0, समझ जाएंगे? तो इन सब फंक्शंस का भी ग्राफ बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। कई बार हम लोग एसी में पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं कि साइनोसॉइडल वेव बन रही है, बस उसी में कॉस का क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ ही नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फंडा नहीं पता हमको। ये बेसिक अगर फंडा आपको पता है ना तो बहुत आसानी से आप लोग बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, समझ जाएंगे? ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 राइजिंग टू 1। कॉस के केस में क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड राइजिंग या ड्रॉपिंग टू 0, ये कंडीशन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आज की क्लास के लिए पढ़ने वाला पार्ट इतना। अब जितना पढ़ा उसके ऊपर सवाल बना के बताइए, तब समझ आएगा कि आपको ये क्लास की चीजें समझ में आई भी या नहीं आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनवाता हूं आपको। कुछ सवाल है, ये बनाते हैं, इससे टेस्ट होगा कि हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं।
चलिए क्या है भाई क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, इसको बनाना है, आप लोगों का टास्क है, ठीक है। लेकिन आंसर के लिए इंतजार नहीं करवाऊंगा, आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिएगा और मैं आपको अभी इसका सोल्यूशन भी करवा देता हूँ यहीं पे। लेकिन आप लोग सोल्यूशन मत देखिएगा, आप ये क्वेश्चन आपके सामने है, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले खुद सॉल्व करिए क्योंकि सारी चीजें आपकी कॉपी में लिखी हुई है, सब सीखा हुआ है आपने, बस अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी 3t raised to the power 4 minus 2t raised to the power 3 plus 4e raised to the power minus 80 minus 2 sin 5t and plus 3 cos hyperbolic 2t। सारा फंक्शन जो है पूरा का पूरा आ गया इसके अंदर, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं, एक एक करके मैं बताता हूं आपको, एकदम जल्दी जल्दी से मस्त तरीके से बनाइएगा। अब सीख चुके हैं, अब टेंशन की बात नहीं है, बन जाएगा आप लोगों से। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं कि जब नेटवर्क में इस टाइप का कोई इक्वेशन आएगा तो आप लोगों से बन जाएगा, उसको सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। मुझको पता है 3t raised to the power 4, 3 को तो छोड़ दो, t raised to the power 4 है, यानी t raised to the power n, इसका लैप्लास अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन s raised to the power n plus 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विथ n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन s raised to the power 5 n plus 1, 4 plus 1 5, सेम ऐसे ही हो जाएगा माइनस 2 इंटू t का पावर 3 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन s raised to the power 4, ठीक है भाई, बढ़िया, प्लस 4 तो ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेस्ट टू द पावर माइनस 80 क्या जनरेट करता था, सोचिए, e रेस्ट टू द पावर माइनस 80, ये हो जाएगा 1 बाई s प्लस 3, s प्लस 3, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या है भाई, और आगे हमारे पास है माइनस 2 साइन 5t, क्या है, माइनस 2 साइन 5t, साइन 5t का लैप्लास करिए, साइन 80 दिख रहा है, ये साइन 80 का मैंने आपको क्या एक्सप्रेशन लिखवाया है, सोचिए, लैप्लास ऑफ साइन 80 यानी क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर, डन। तो 2 इंटू 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, 2 5 10 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, कॉस हाइपरबोलिक 2t, तो आप लिखोगे 3 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2t यानी कॉस हाइपरबोलिक 80 या ओमेगा टी, इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, सोचिए, s अपॉन एस स्क्वायर, देखिए इसका क्या बनता है, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही तो बनता था अगर ये पूरा ओमेगा टी था तो, ठीक है। तो इसको लिखिए 3 इंटू एस डिवाइडेड बाई एस का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बन गया एक्सप्रेशन पूरा, ठीक है। बस सॉल्व करना है इसी को, क्या क्या आएगा, और तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 8, 4 3 12, ठीक ठीक है, ठीक है। ये बन गया 4 इंटू 3 दैट इज 7, 4 7 का डिवाइडेड बाई एस टू द पावर 5, ठीक है। 3 इंटू 4 फैक्टोरियल हुआ ना, 7 7 72 बनेगा, हाँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 12 टू द 24, 24 इंटू 3, हाँ ठीक है, 72 माइनस 2, 3 इंटू 2 6, 6 2 12, 12 बाई एस रेस टू द पावर 4, ठीक है, बढ़िया, प्लस 4 बाई एस प्लस 3 माइनस माइनस 2 5 10 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 25 और प्लस 3s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास और यही मेरा आंसर है, यही मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है, डन, बन जाएगा आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं।
एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा इसके अंदर से, एक सवाल होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा कि आप खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई? अगला सवाल है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। इसको इस वाले को भी करके बता दूं? चलो ठीक है, ये कर लोगे आप 10 sin हाइपरबोलिक 2t और 10 cos 2t। इसी को होमवर्क करो, ये इजी है। दूसरा वाला मैं बता देता हूं आपको, टेक इट एज योर होमवर्क। एक प्रैक्टिस करिए, जस्ट ये जो मैंने बताया इसी के जैसा है। हाइपरबोलिक फंक्शन भी है साइन का, इस बार कॉस का बेसिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंट का फंक्शन है राइजिंग, और टी का फंक्शन भी है। आसानी से बता लोगे आप लोग, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी 1 + cos 2t/2 करके इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos स्क्वायर 2t, cos स्क्वायर 2t। क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 2t नहीं था, सॉरी, cos स्क्वायर t था ना, cos स्क्वायर t। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारी लिस्ट में। सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों को एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। फर्स्ट जैसा बताया हूं बिल्कुल वैसे ही बनेगा वो भी, ठीक। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कभी कभी क्या होगा ना, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा कुछ बेसिक वाले फॉर्म में। कैसे आएगा ये बेसिक फॉर्म में, पहले उसको देख लेते हैं। तो भाई हमको ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं? सोचिए, 1 + cos 2θ/2 के फॉर्म में इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? So we know that we can write cos square t is equals to 1 + cos 2t/2। पॉसिबल है? अब इसका ट्रांसफॉर्म करिए, देखिए इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्विंग। तो अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं। 1 + cos 2t/2 का लैप्लास, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 प्लस हाफ ऑफ cos 2t। तो देखिए इसको मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, अब इसको सॉल्व करना इजी हो गया। तो लैप्लास ऑफ 1/2 करूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो ये बचेगा 1/2s प्लस 1/2 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे cos 2t किसके जैसा दिख रहा है? फंक्शन cos ऑफ 80 की तरह दिख रहा है। तो हम सबको पता है कि cos ऑफ 80 इज व्हाट? इट इज s/s² प्लस a²। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग कि नहीं लिखते हैं? चलिए, तो cos ऑफ 80 का फॉर्म है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू s/s² प्लस a² यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। So therefore it should be 1/2s plus s/s² plus 4 ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो आप 2। So this is my final answer। ये आ गया मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां तक आज की क्लास में मैंने आपको जितना बताया वहां से हम लोग बेसिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। इतने जो आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाए उस आइडेंटिटीज के हिसाब से, या कभी सिग्नल का कोई क्वेश्चन देगा आपको, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन के फॉर्म में दे रहा है, या रैंप का दे रहा है, पैराबोलिक का दे रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे यहां तक, ठीक। लेकिन ये लैप्लास का बेसिक्स है, अभी यहां तक सिर्फ बेसिक तक पहुंचे हम लोग। अब इसके आगे क्या क्या होने वाला है आपको मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम करवाऊंगा अगली क्लास में, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, टी का मल्टीपल करवाऊंगा, एक्सपोनेंट से कुछ चीजें करवाऊंगा, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे जाएंगे, और फाइनल वैल्यू थ्योरम वगैरह जो है उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये सारा कुछ बताऊंगा आपको। ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस पार्ट्स में उसको ब्रेक करके, ताकि हर एक क्लास में डेडिकेटेडली एक टॉपिक समझना है आपको। इतना कर लिए तो ग्रेजुअली आपको आने वाले 3-4 क्लासेस के अंदर लैप्लास का बेसिक्स इतना समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क में कैसे यूज हो रहा है, उसमें आपको तकलीफ नहीं जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्क आगे कंटिन्यू करेंगे, लैप्लास से सॉल्व कराएंगे, देन उसके बाद इट इज कंप्लीट। ट्रांजिएंट्स का पोर्शन जो हमारा स्पेसिफिक था वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू होगा। तो ऐसे ही सीरीज को मस्त तरीके से देखते रहिए, कॉपी पेन लेकर के अच्छे से नोट्स बना के सॉल्व करिए, मैं उसी हिसाब से लिखवा रहा हूँ। प्लस साथ में ये पीडीएफ जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना होगा,
इस पीडीएफ की गूगल ड्राइव लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप मस्त आराम से पीडीएफ फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा नोट्स एज इट इज आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आज का सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइएगा, और मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।